जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 22 फरवरी को हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीका बताने वाले हैं हिंदी की कॉपी लिखने का कि सेम टॉपर के जैसे आपको हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है। अगर आज की इस वीडियो को अगर एंड तक देख लेते हो तो आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। 100% बोल रहा हूँ। देख सकते हैं ये वायरल पेपर भी लेकर आ चुका हूँ। इसका फुल सोल्यूशन कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है आज की इस वीडियो में बहुत बेहतरीन तरीके से बताएंगे। और ऐसा ही आपका बिल्कुल पेपर आएगा, यानी कि सेम इसी पैटर्न पर आपका पेपर रहेगा। मोस्टली क्वेश्चन इस पेपर से आपके 2024 बोर्ड में फंसने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि अभी तक आपने बहुत पढ़ाई कर लिया, लेकिन यदि आपको कॉपी लिखने का तरीका नहीं मालूम होगा तो आपके नंबर अधिक नहीं मिलेंगे। यदि आप बहुत पढ़ाई कर लिए, कॉपी लिखना नहीं जानते हो, तो आपका 70 में मिलेंगे कितने नंबर? 50 नंबर। यदि आप कॉपी लिखना जान जाते हो तो 70 में आपके 65 नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना? तो आपके लिए वीडियो यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, और हमारी इतनी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। ठीक है ना? तो देखिए ये आपका पेपर है, यहाँ पर बोर्ड की कॉपी पर बताने वाले हैं। देख सकते हैं कि ऐसे ही आपको बोर्ड में कॉपी मिलेगी, सेम इसी तरीके से मिलेगी। कैसे इसका सोल्यूशन करना है आइए देखते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए ये आपका हिंदी का पेपर है, इसको अच्छे से बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टर्नओवर, यानी कि हम इसको पीछे पलटते हैं। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर खंडवा आता है। फुल सोल्यूशन इसका बताऊंगा, इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका 95% हिंदी में बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न। देन उसके बाद इसको देखेंगे अच्छे तरीके से। सारी चीजें अच्छे से देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। ठीक है ना? सबसे पहले देखिए अच्छे से, जल्दबाजी में इसको हम कवर कर रहे हैं, उसके बाद ये बताएंगे अच्छे तरीके से। सबसे पहले देखिए कह रहे चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, लहरों का राजहंस। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक है, धर्मवीर भारती। अपनी खबर आत्मकथा है, किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की। भूषण किस युग के कवि है? भूषण जो है रीतिकाल के कवि है। ठीक है ना? उसके बाद कह रहे ललित ललाम किसकी रचना है? तो मतीराम जी की रचना है। किसकी है? मतीराम जी की। यशोधरा रचना है, किसकी है? मैथिली शरणगुप्त की। आंगन के पादवार किसकी रचना है? सहिदानंद वत्स्यानंद हीरानंद अगेय की। दीप शिखा काव्य संग्रह किसकी है? महादेवी वर्मा की। उसके बाद अगला करे कौन रस का स्थायी भाव होता है? शोक होता है। उसके बाद अगला करे कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? देखिए चरण यानी कि कमल रूपी चरण की वंदना कर रहे हैं ये, यानी कि कमल चरण को कमल के समान बताया गया है, यानी कि इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद कह यह एक समार्तिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है, 11 और 13 पर्यति होता है। यह लक्षण किस छंद का है? तो रोला का है। ठीक है ना? चलिए अच्छे से अगला देखते हैं, अगला क्या करा है। उसके बाद ये देखेंगे वर्णात्मक वाले को अच्छे तरीके से, बस एंड तक देखना। आपका 70 में 65 आराम से इस वीडियो से फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना? कह रहा है कि पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, परि उपसर्ग है। ठीक है ना? महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया? ता प्रत्यय का। उसके बाद कह रहा है सुख दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। सुख और दुख में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। ठीक है ना? उसके बाद अगला कह रहा है कि अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल जो है अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। उसके बाद अगला कह रहा है कि अभ्युदय का सही संधि विच्छेद है, तो अभी प्लस उदय हो जाएगा। उसके बाद अगला कह रहा है कि मधु शब्द का पंचमी विभक्ति और एक वचन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करके जाना। मधुना हो जाएगा। ठीक है ना? पठिष्ठता धातु रूप का वचन एवं पुरुष है, द्विवचन और मध्यम पुरुष। ठीक, अच्छे से आप बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर आता है खंड ब, जिसमें आपके दिए जाते हैं वर्णात्मक प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम इसको लिखेंगे कैसे। तो देखिए यही बेहतरीन तरीका है आपको कॉपी लिखने का। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है खंड ब अच्छे तरीके से। ठीक, उसके बाद एक हेडिंग बनाना है वर्णनात्मक प्रश्न। क्या बनाना है? वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पर खंड ब रहेगा, उसके बाद हेडिंग बनाना है वर्णनात्मक प्रश्न। देन उसके बाद इस तरीके से हमेशा आपको लिखना है, वरना ऐसे नहीं लिखोगे तो आपके ये बिल्कुल भी नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है ना? और टॉपर ऐसे ही आपको कॉपी देखेंगे तो टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न उत्तर एक हम सॉल्व करें। क्या करें कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ एक पर आधारित गद्यांशों का मतलब कि प्रश्न उत्तर करना है, 6 नंबर का है। तो देखिए प्रश्न उत्तर 1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न उत्तर 1, और ये आपका गद्यांश है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में करके गद्यांश लिख देंगे। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, टॉपर ऐसे ही लिखते हैं, सेम ऐसे ही लिखते हैं। जो यूपी बोर्ड के टॉपर है सेम इसी प्रकार से कॉपी लिखते हैं। मैं उनकी कॉपी देखा हूँ, इसी तरीके से वो भी बताते हैं और इसी तरीके से लिखते हैं। और ऐसे ही लिखोगे तो आप भी टॉप करोगे, आपके भी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है ना? चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले जब भी गद्यांश सॉल्व करें तो आपको सबसे पहले संकेत लिखना होता है, यानी कि संकेत सबसे पहले ऊपर में आप लिख दें। संकेत में क्या लिखा जाता है? ये जो आपका अंडरलाइन पोर्शन दिया जाता है, इसमें आगे का 2 शब्द और ये बाद का 2 शब्द लिखा जाता है। तो देखिए आगे का 2 शब्द क्या है? मैं आजीवन, और बाद का 2 शब्द क्या है? जाती हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, अच्छे से तैयार
कर लेना, अच्छे से मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो मैं आजीवन डॉट डॉट करके यहाँ पर 5-6 उसके बाद जाती हूँ लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम फर्स्ट नंबर में यहाँ पर देखिए क्या करा है कि उपयुक्त करा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि जो आपका गद्यांश दिया गया इसका संदर्भ लिखना है। सेकंड नंबर में करा है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड नंबर में करा है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, इसी में से इसका आंसर देना है। तो देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, संदर्भ देखिए कैसे पहचानेंगे, पहचाने की थोड़ा आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ ताकि आप बोर्ड एग्जाम में भूले ना, ठीक है ना। तो देखिए अच्छे से जब इसको पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर ममता आया है ना, ममता है तो समझ लीजिए कि ये ममता पाठ से लिया गया है। तो आप इसका संदर्भ लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, फर्स्ट यहाँ पर लिखा संदर्भ लिखेंगे, देन उसके बाद लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ पर हिंदी को ब्लैक पेन से लिखेंगे, हिंदी के ममता को भी ब्लैक पेन से ममता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। लेकिन देखिए एक चीज आपको काम करना है, जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है उनको ब्लैक पेन से थोड़ा अच्छे से बनाकर लिखना है। यहाँ पर हिंदी को ब्लैक पेन से लिखकर इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया, यहाँ पर ममता को भी ब्लैक पेन से लिखकर इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो सेम ऐसे ही आपको करना है, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको ब्लैक पेन से अच्छे से लिख देना। ठीक, उसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या मतलब की करना था, 2 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था। तो देखिए 2 नंबर यहाँ पर हेडिंग बनाकर हम लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या, और इसमें क्या लिखेंगे, श्री जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि ममता अपनी पूरी जिंदगी में इस भय से भयभीत रही, किस भय से भयभीत रही, अच्छे से देखिए, इस भय से भयभीत रही कि मैं अपने इस घर से बेघर ना हो जाऊं, लेकिन ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे जीवित रहते बेघर होने से बचा लिया। आज मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूं, अब तुम यहाँ पर मकान बनाओ अथवा महल, मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब मैं उस घर में जा रही हूँ जहाँ मुझे अनंत काल तक विश्राम प्राप्त होगा। ठीक, तो ऐसे ही आपको इसकी व्याख्या लिखनी है। इसकी व्याख्या कैसे की जाती है, इस पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। और अच्छे से क्या करना होता है कि व्याख्या में थोड़ी चीजें बढ़ा कर लिख देनी होती है, जितनी चीजें दी गई हैं उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर अच्छे से लिख देना होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था, इसको बताना है कि ममता के आजीवन भयभीत रहने का क्या कारण था। तो यहाँ पर बताएंगे कि ममता आजीवन अपने झोपड़ी के खोदे जाने के डर से भयभीत रही। तो देखिए इसका भी आपको 2 नंबर मिल गया, इसका भी 2 नंबर और इसका भी 2 नंबर, अच्छे से मार्क्स मिल गए ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद अथवा करके एक और दिया गया है, ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए। तो हम ये कर दिया तो ये नहीं करेंगे। ठीक, अब चलिए इसको नहीं करेंगे, इसके आगे आएंगे। तो देखिए क्या करा है, अच्छे से आइए, इसके आगे क्या करा है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये अथवा वाला ही था। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 6 नंबर का। ठीक, ये आपका पद्यांश दिया गया, पद्यांश से में यहाँ पर 3 नंबर यानी कि 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है और श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, रेखांकित अंश पर्ण कुटित करिए कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हमने सॉल्व किया है। सबसे पहले देखिए तरीका यही रहेगा, सबसे पहले आपको हमेशा हेडिंग अच्छे से बनाना है, इसी से एग्जामिनर पहचानते हैं कि ये टॉपर की कॉपी है। तो हेडिंग में लिखेंगे प्रश्नोत्तर 2 और यहाँ पर बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे पद्यांश। उसके बाद देखिए इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए इसका संदर्भ ये जो है आपका किस मतलब कि वन पथ पर लिया गया और उसके जो रचयिता कौन है, तुलसीदास जी हैं। इसका संदर्भ देखिए कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश, पद्यांश से तो पद्यांश लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के वन पथ पर कविता से अवतरित है। ठीक, इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद पूछा था 2 नंबर में कि श्री राम की नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, तो लिखेंगे श्री राम की नेत्रों से आंसू इसलिए टपकने लगे क्योंकि वन में पैदल चलते चलते सीता जी बहुत थक गई थी और वे बहुत व्याकुल हो रही थी। राजमहल की सुख भोगने वाली अपनी भार्या की ऐसी दशा देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। और उसके बाद यहाँ पर कह रहा था कि रेखांकित अंश पर्ण कुटित करिए कित में कौन सा अलंकार है, तो करिए कित तो आपका 2 बार आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये अथवा करके एक और दिया है आपका पद्यांश, दोनों में से कोई एक करना था, तो हमने पहले वाला कर दिया तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या करें कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, 5 नंबर का। ठीक, देखिए संस्कृत गद्यांश क्या दिया है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत से संस्कृत भाषा केंद्र स्थलीय संस्कृत मामले संस्कृत आलोक सरद परिस्थित मुगल युवराज दारासी को अतागत भारतीय दर्शन शास्त्रानाम अध्ययन करो सतेशान ज्ञानम प्रभाविता अभवत उपनिषदाम अनुवादम फारसी भाषायाम कारिता। तो देखिए इसका क्या करना है कि आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी में क्या करना है, अनुवाद करना है, ठीक है ना।
तो देखिए संदर्भ आपको कैसे लिखना है थोड़ा अच्छे से आपको बता देते हैं। संदर्भ ये जो जिस चैप्टर से लिया गया है उस चैप्टर का नाम और संस्कृत खंड से है तो वो लिख देंगे। तो आइए देखते हैं इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि हेडिंग आपको अच्छे से बनाना है, प्रश्नोत्तर 3 और संस्कृत गद्यांश ये वाला था, तो यहाँ पर हम बनाएंगे संस्कृत गद्यांश ब्रैकेट में। उसके बाद इसका संकेत लिखेंगे। संकेत में क्या लिखेंगे, आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द। तो ऐसा नगरी और बाद का 2 शब्द भाषायाम कारिता, तो ऐसा नगरी डॉट डॉट भाषायाम कारिता लिख दिया। उसके बाद संदर्भ कैसे लिखेंगे, देखिए प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से लिया गया, वाराणसी पाठ से लिया गया तो अच्छे से इसको लिख देंगे। उसके बाद व्याख्या में क्या लिखेंगे कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है, वहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह पर फैला। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। और देखिए इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन हो चुके हैं, जाकर वहां से इसको यहाँ पर इसका पीडीएफ ले लीजिएगा। ठीक, अब देखिए 3 नंबर यहाँ पर कंप्लीट कर लिया हमने, 3 का यहाँ पर कंप्लीट कर लिया, अथवा करके भी 3 नंबर का यहाँ पर दिया है। देखिए यहाँ पर अथवा लिखा है ना, तो अथवा करके भी एक दिया है, तो दोनों में से कोई एक करना है। उसके बाद 4 नंबर में आते हैं तो कह रहा है कि दिए गए पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है 5 नंबर का। ठीक है ना, देखिए आपका पद्यांश दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अथवा करके भी एक आपका पद्यांश दिया है, दोनों में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। तो आइए देखते हैं इसको हमने कैसे लिखा है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर 4 हमने लिखा और प्रश्नोत्तर 4 लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे संस्कृत पद्यांश, और संस्कृत पद्यांश लिखने के बाद सबसे पहले इसका जो संकेत लिखेंगे, संकेत में आगे का 2 शब्द और बाद का 2 शब्द। तो संकेत में हमने लिखा सर्वे भवन्तु डैश डैश दुःख भाग् भवेत्। उसके बाद संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, और इसका अनुवाद क्या होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः यानी कि सब सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया यानी कि सब रोग रहित हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु यानी कि सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत् यानी कि कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। तो ये आपका संस्कृत पद्यांश हो गया, दोनों में से कोई एक करना था, आप चाहे तो ये वाला कर सकते हैं चाहे तो ये वाला कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर करें अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निहित प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए 3 नंबर का। जो भी आपके जिले में खंड काव्य लगता हो उसी का आपको उत्तर देना है। देखिए यहाँ पर एक मुक्तिदूत, यहाँ पर ज्योति जवाहर का दिया गया है, यहाँ पर अग्र पूजा, मेवाड़ मुकुट, जय सुभाष, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कर्मवीर भरत, तुमुल, यहाँ पर बहुत सारे खंड काव्य दिए हैं। तो जो आपके जिले में लगता हो अपने टीचर से पूछ लीजिएगा और उसी को सॉल्व कीजिएगा। देखिए हमारे जिले में जो लगता है खंड काव्य जो है कर्ण खंड काव्य लगता है। तो देखिए हम सबसे पहले इसका आंसर कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ये प्रश्नोत्तर 5 में लिखा पूछा गया था ना, तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर 5 और बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे खंड काव्य लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 6 नंबर का दूसरा वाला है खंड काव्य, कर्ण खंड काव्य। इसी में ये दोनों में से कोई एक करना होता है, तो इसमें जो है इसमें कुंती का हमने कुंती का चित्रण यहाँ पर किया है। तो ये जो है 6 का यहाँ पर पहला है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 2 लिख दिए, यहाँ पर पहला कर दीजिएगा। ठीक, 6 का पहला हम करें कि कुंती का चरित्र चित्रण, तो देखिए यहाँ पर 6 के पहले में लिखेंगे कुंती के चरित्र चित्रण में। अच्छे से देख लीजिएगा, सेम इसी तरीके से आपको खंड काव्य लिखना है। कविवर केदारनाथ मिश्र प्रभा द्वारा रचित कर्ण खंड काव्य के कुंती प्रमुख स्त्री पात्र है, उसके चरित्र की विशेषता निम्न है। फर्स्ट नंबर में हेडिंग बनाएंगे अभिशप्त माता, इसमें लिखेंगे खंड काव्य में प्रारंभ में कुंती एक कुंवारी माँ की सावित्र स्थिति सामने आती है। वह नवजात पुत्र के प्रति उसके हृदय में ममता का अजस्त स्रोत फूट रहा है, किंतु वह लोक लाज के भय से विवश होकर अपने पुत्र को गंगा नदी में बहा देती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे एक दुखिया माँ, इसमें लिखेंगे कि खंड काव्य में कुंती एक दुखिया माँ के रूप में दर्शाया गया है, उसके पुत्र पांडवों को उसका राजवंश नहीं मिल रहा है, इससे कुंती चिंतित एवं दुखी है। अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद लिखेंगे चिंतित माँ में कौरवों और पांडवों में युद्ध होने वाला है, कर्ण अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा कर चुका है, कुंती इस चिंता से बहुत ही व्याकुल है। तो 3 हेडिंग बनाएंगे अच्छे तरीके से। देखिए 3 नंबर का खंड काव्य पूछा जाता है तो 3 हेडिंग मिनिमम आपको बनाना है। ठीक, इससे ज्यादा भी एक और बना सकते हो, 4 बना सकते हो, लेकिन 3 काफी है। ठीक, 3 नंबर का है, 3 हेडिंग बना दोगे अच्छे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पर खंड काव्य आपका खत्म हो गया। उसके बाद इधर आओगे तो यहाँ पर 6 नंबर में कह रहा है कि दिए गए लेखों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए 5 नंबर का। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, अच्छे से यहाँ पर आएंगे प्रश्नोत्तर 6 लिखेंगे और क वाला लिखेंगे और इसमें लिखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लेखक परिचय यहाँ पर कर रहे हैं। तो लेखक परिचय लिखने के बाद यहाँ पर जो वाला करोगे, हम कर रहे हैं जयशंकर प्रसाद का, तो 3 नंबर यहाँ पर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। और देन लिखने के बाद एक लाइन छोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है जीवन परिचय। जीवन परिचय लिखने के बाद यहाँ पर
थोड़ा छोड़ देना है, थोड़ा छोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाना है और एक ब्रैकेट में यहाँ पर संक्षिप्त परिचय हेडिंग बनाकर यहाँ पर लिख देना है। इसमें क्या लिखना है, नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएं। ये दो चार दो 6 चीजें आपको अच्छे से लिख देना है और ये तो आपको मालूम ही रहेगा, 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है और यहाँ पर लिख देना है संक्षिप्त परिचय में। इसमें क्या होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं ये सारी चीजें पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता है, ये थोड़ी सी चीजें आपके देख लेंगे और 5 नंबर फुल देकर चले जाएंगे। और ये नहीं लिखते हो तो आपको हो सकता है कि 4 नंबर भी दिए जाए, 3 नंबर भी दिए जाए, लेकिन इनसे आपको मतलब पता चल जाता है कि बच्चे के पास फुल नॉलेज है, इसने अच्छा लिखा होगा, तो ये पूरे 5 में 5 मिलते हैं। तो जीवन परिचय ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए यहाँ पर जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग बनाकर लिखेंगे जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं ये नाम है जयशंकर प्रसाद, जन्म सन 1889 ईस्वी, पिता बाबू देवी प्रसाद, माता मुनि देवी, मृत्यु 1937, रचना धूस्वामिनी। उसके बाद यहाँ पर अच्छे से लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुनि देवी था। इनके पिता व्यापारी थे। इनकी प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, संस्कृत और फारसी भाषा सीख लिया। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यापार संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भावी तथा दूसरी पत्नी की मृत्यु हो जाने पर इनसे विभक्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इन सभी चिंताओं से इनका शरीर जर्जर हो गया, यानी कि क्षय रोग से ग्रसित हो गया और 14 नवंबर 1937 को केवल 48 वर्ष की आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। अच्छे से लिख देंगे। उसके बाद इसका पूरा आप इतना लिखोगे तो आपको कितने मार्क्स दिए जाएंगे, 3 मार्क्स दिए जाएंगे। और एक रचना लिख दोगे तो आपके 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इतना लिखोगे तो 3 नंबर और एक छोड़ दोगे तो 2 नंबर आपका कट जाएगा। तो रचनाएं लिखना नहीं भूलना है आपको, रचनाएं एक लिख देना है। इसमें क्या लिखेंगे, धूस्वामिनी इनकी रचना है तो धूस्वामिनी हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पर 6वें ख वाले में ही आपसे पूछ रहा है कि कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का। ठीक, तो आइए देखते हैं कि कौन से कवि का हमने लिखा है। अच्छे से देखिएगा सारी चीजें यहाँ पर। देखिए प्रश्नोत्तर 6 यहाँ पर ख बना देंगे और ब्रैकेट में, बड़े वाले ब्रैकेट में यहाँ पर लिखेंगे कवि परिचय। और कवि परिचय में किसका हम लिख रहे हैं, तो सबसे फर्स्ट वाला जो गोस्वामी तुलसीदास का है उन्हीं का लिख रहे हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास लिखकर एक लाइन छोड़कर अच्छे से यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे। और जीवन परिचय लिखने के बाद थोड़ा साइड में आ जाएंगे और संक्षिप्त परिचय में नाम, जन्म, पिता, माता, मृत्यु, रचनाएं यहाँ पर लिख देंगे अच्छे तरीके से। जन्म 1532 ईस्वी, माता उसी देवी, पिता आत्माराम दुबे, मृत्यु 1623 ईस्वी और रचनाएं रामलला नच्छू। ये 5 चीजें आप लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट करोगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। तुलसीदास जी एक सरयू पारायण ब्राह्मण थे, यानी कि जो सरयू नदी के पूर्व में स्थित ब्राह्मण होते थे उन्हीं को कहा जाता है। इनके पिता आत्माराम दुबे तथा माता हुलसी ने अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण इनको त्याग दिया था इनके माता पिता ने। ठीक, उसके बाद इनका बचपन अनेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ, बहुत सारे आपदाएं आई इनके बचपन में। उसके बाद होता क्या है कि सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरि दास जैसे गुरु का वरदान प्राप्त होता है, जिनकी कृपा से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन का अवसर मिला और इनका विवाह सुंदर और विदुषी कन्या किसके साथ होता है, रत्नावली के साथ होता है। तो देखिए रत्नावली को हमने ब्लैक पेन से लिखा है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, जैसे नाम, मतलब पिता, माता, रचनाएं, मृत्यु, जन्म, ये सारी चीजें ब्लैक पेन से आपको लिखना है। अब मैं ये अपनी पत्नी के प्रेम में अनुरक्त रहते थे। एक बार पत्नी के डांट से इन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसके बाद यानी तीर्थों का भ्रमण करने लगे। काशी के 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में इनका निधन हो गया। देखिए यहाँ पर कभी कभी आप देखते होंगे कि संवत भी लिखा होता है, तो संवत में होता क्या है कि प्लस कर देते हैं, 57 जोड़ देते हैं तो वो संवत निकल जाता है, तो वो भी आप लिख सकते हो, वरना ये भी सही है। ठीक, रचनाएं लिख देंगे, रामलला नच्छू इनकी एक रचना है तो रचनाएं लिख देंगे। ठीक, ये देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर में कहता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो, 2 नंबर का। तो आइए कोई एक श्लोक लिख देते हैं अच्छे तरीके से, क्या दिक्कत है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर 7 और ब्रैकेट में कर देंगे श्लोक। और श्लोक में क्या लिखेंगे, बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय व्यत समो वीर वीर भाव ही वीरता, यानी कि बंधन हो या मरण हो, जय हो या फिर पराजय हो, दोनों इस समय में वीर वीर ही रहता है, अर्थात वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। ठीक, तो ये श्लोक हमने अच्छे से लिख दिया। ये जो इस प्रश्न पत्र में ये श्लोक नहीं आया था इसीलिए इसको लिखा। ठीक, जो आएगा उसको नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्नोत्तर 8 में देखिए क्या पूछ रहा है। प्रश्नोत्तर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब ये 2024 में आपका 2 नंबर का आएगा। ये 2023 का पेपर है इसलिए आपका 4 नंबर का दिया है, लेकिन अब 2024 में 2 नंबर का कर दिया गया। अच्छे से बताएंगे, अभी सारी चीजें थोड़ा सा और वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसमें कौन सा वाला किया है। सबसे पहला किया है कि वीरा किन पूजे थे, तो हमने किया है वीरा वीरेण पूजे थे। उसके बाद 2 नंबर में पादेन बिना किम दूरम याति, तो पादेन बिना पतरम दूरम याति, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक, उसके बाद ये 2 नंबर यहाँ पर कटे हैं और यहाँ पर निबंध आपका 7 नंबर का आएगा इस बार। और यहाँ पर भी 2 नंबर कट गए
गए और यहाँ के भी 2 नंबर कट गए, 4 नंबर कट गए। तो 4 नंबर का आपका नीचे पत्र लेखन आएगा। पत्र लेखन कैसे करना है इस पर डेडिकेटेड वीडियो है, चैनल पर देख लेना, आपका 4 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अब आइए 9 नंबर देख लेते हैं कि इनमें से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो सबसे पहले 9 नंबर यहाँ पर प्रश्नोत्तर बनाएंगे, प्रश्नोत्तर 9, और उसके बाद बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे निबंध। और निबंध कितने पेज लिखना है, कैसे लिखना है, ट्रिक से कैसे लिखना है अभी समझा देता हूँ, आप अच्छे से लिख ले जाओगे। ठीक, तो देखिए हम दूसरा वाला निबंध करें आतंकवाद की समस्या और समाधान पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 यहाँ पर हेडिंग और यहाँ पर लिखेंगे आतंकवाद की समस्या और समाधान। अच्छे तरीके से इस तरीके से हेडिंग बना देंगे तो आपका एकदम अच्छे मार्क्स आएगा। ठीक, और यहाँ पर रूपरेखा बनाएंगे। रूपरेखा में लिखेंगे सबसे पहले निबंध में लिखा जाता है प्रस्तावना, तो हम प्रस्तावना लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे आतंकवाद का अर्थ। उसके बाद 3 नंबर में लिखेंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या, और 4 नंबर में लिखेंगे भारत में आतंकवाद, और 5 नंबर में लिखेंगे आतंकवाद का समाधान, और 6 नंबर में लिखेंगे उपसंहार। ठीक, अब देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना हेडिंग बनाएंगे। इसमें जो होता है उस चीज का इंट्रोडक्शन लिखा जाता है, यानी कि परिचय लिखा जाता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, आतंकवाद हिंसा का एक ऐसी गैर कानून तरीका है जो लोगों को डराने धमकाने के लिए आतंकवादियों द्वारा अपनाया जाता है। आतंकवाद लगभग दुनिया के सभी देशों में विस्तार रूप ले रहा है। ठीक, ये प्रस्तावना में हम लिख देंगे। उसके बाद आतंकवाद के अर्थ में क्या लिखेंगे, आतंकवाद एक ऐसी पशु प्रवृत्ति है जिसकी ना कोई जाति है, ना कोई धर्म, ना समाज है, ना कोई राष्ट्र है। यह तो विघटनकारी तत्वों द्वारा सदन होकर किया गया सामूहिक हिंसात्मक प्रयास होता है जो राष्ट्रद्रोह के प्रति राग और देशभक्ति के प्रति द्वेष भाव मुख्य रूप इसमें रहता है। ठीक, आतंकवाद के अर्थ में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आतंकवाद एक विश्वव्यापी समस्या। विश्व में कैसी इसमें व्याप्त है ये, इसमें लिखेंगे कि आज लगभग समस्त विश्व में आतंकवादी सक्रिय है। ये आतंकवादी समस्त विश्व में राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए सैनिक हिंसा और हत्याओं का सहारा ले रहे हैं। वहीं कुछ आतंकवादी गुटों ने अपना अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बना लिया है। ठीक, उसके बाद लिखेंगे भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद में लिखेंगे हमारे भारत में आतंकवाद का दिन पर दिन उठता ही जा रहा है। इन्होंने बड़े बड़े सरकारी अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। भारत के पूर्वी राज्यों जैसे नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा में अनेक बार ऐसी हिंसाएं आपको फैली हुई नजर आएंगी। ठीक, यहाँ पर आपका अगला है कि आतंकवाद का समाधान, यानी कि इसका हम लिखेंगे निबंध में, तो इसका अर्थ भी लिखेंगे, इसका कारण भी लिखेंगे और इसका समाधान भी लिखेंगे। निबंध भी यही होता है कि पूरा उसके बारे में सारी चीजें लिख देना। इसमें समाधान में लिखेंगे भारत सरकार ने आतंकवादी गतिविधियों को बड़ी गंभीरता से लिया है। भारत की संसद ने आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों को कठोर दंड देना आवश्यक है। ठीक, तो भारत सरकार कौन सी आतंकवादी विरोधी विधेयक पारित की है, जिससे आतंकवाद के गतिविधि में जो भी व्यक्ति रहेगा, लिप्त रहेगा, उसको कठोर दंड दिया जाएगा। उसके बाद हम लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, उपसंहार। उपसंहार लिखना जरूरी है वरना आपके नंबर कट जाएंगे। उपसंहार में क्या लिखा जाता है कि आप इस पर क्या सोच रहे हो, पूरा लोग क्या सोच रहे हैं, सरकार क्या सोच रही है, इसी चीज को यहाँ पर लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे आतंकवाद और भारत क्रमशः मृत्यु और जीवन जैसे एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अतः प्रत्येक जनता का उत्तरदायित्व है कि वह इसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करे। भारत के जन जन का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि वे आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाए। ठीक, ऐसे ही आपको लिखना है, बिल्कुल इसी तरीके से आपको निबंध लिखना है। अच्छे से हमने बता दिया और इसका PDF आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर, उसका लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो आज के वीडियो में आपको 2023 का 801 DB कोड का पेपर का अच्छे से सोल्यूशन बता दिया और इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक ना, तो आज के वीडियो में आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि हिंदी की कॉपी आपको कैसे लिखना है। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जो बताइएगा। मैं मिलता हूं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।